जिंदगी में फेलियर या फिर निराशा, इन शब्दों का ना कोई काम नहीं होता। दरअसल एक उम्मीद की किरण होती है। उम्मीद की किरण को आप देखिए और जिंदगी में बस भगवान का नाम लें, सही रास्ते को आप चूज करें और सही जगह पर भी अगर आप हो तो कामयाबी आपको मिल सकती है। नमस्कार, आज बात करेंगे उन लोगों की जिनके रिफ्यूजल आ चुके हैं, जो निराश हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिफ्यूजल वाले भी किस तरीके से सही फाइलिंग के द्वारा, सही डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा यहाँ पर वीजा ले रहे हैं। ये पॉसिबल है। वेस्टर्न ओवरसीज के इस मंच पर आपका स्वागत है। प्रभसिमरन कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कंट्री डायरेक्टर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैम, रिफ्यूजल लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। आमतौर पर समझ नहीं आता, एक पे ट्रस्ट करें, दूसरे पे करें, तीसरा फिर दगा दे देता है, चौथा फिर भरोसा देता है, पांचवे की रील देख के लोग पहुंच जाते हैं जी। अब छठवें पे कैसा भरोसा करेगा? देखिए सर, रिफ्यूजल्स का सिलसिला क्या है कि रिफ्यूजल का रीजन मेन जो है वो हमें क्लैरिफिकेशन देता है कि कैंडिडेट का एप्लीकेशन सही से फाइल हुआ, क्या उसका प्रेजेंटेशन हाई कमीशन के आगे सही से किया गया, क्या उसकी जो एक्चुअल में एकेडमिक प्रोफाइल है या प्रोफेशनल प्रोफाइल है, क्या उसको ट्रांसपेरेंसी से हमने हाई कमीशन के आगे प्रेजेंट किया। ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है ये बहुत सारे वेरी करते हैं जब आप अपनी स्टडी वीजा की फाइल या कोई भी वीजा कैटेगरी की फाइल हाई कमीशन में लगाते हैं। तो रिजेक्शन का रीजन जानना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिजेक्शन रीजन किस बेसिस पे है। अब आपने एकेडमिक प्रोफाइल अपना चूज किया हुआ है जो आपने इंडिया में किया है, तो अभी अब आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या आपने कोई रेलेवेंट और प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज में अप्लाई करा है? आपने अप्लाई किया था कनाडा में हॉस्पिटैलिटी के लिए, लेकिन आपने इंडिया में तो नॉन मेडिकल पढ़ा है, तो आपने अपना रेलेवेंसी कैसे दिखाया? तो वहां पे आप कंसल्टेंट को गलत करार नहीं दे सकते। क्या आपने अपना स्टडी ऑफ, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, क्या आपने उसको स्टडी किया? क्या आपने उसको अपने हाथों से ड्राफ्ट किया? क्योंकि आपको अपना व्यू पॉइंट तो रखना पड़ेगा कि आपको स्टडी करने के लिए क्यों जाना है। देखो, कंसल्टेंट और एजुकेशनल कंसल्टेंट सलाहकार है। उन्होंने आपको आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, जैसे आपने अपनी डॉक्टर को एक बताई है कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, वैसे ही आपका कंसल्टेंट आपको गाइडेंस देता है कि आपका प्रोफाइल ये है, एकेडमिकली आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो कुछ फेक तो नहीं है? तो बहुत सारे सर फैक्टर्स जो हैं वो वेरी करते हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि रिफ्यूजल में रीजन क्या हाई कमीशन ने दिया हुआ है। कनाडा इतने रिफ्यूजल क्यों दे रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिया और कनाडा में कॉन्फ्लिक्ट आया था, शायद उसका ये कारण है, लेकिन वो भी कारण नहीं मान सकते, क्योंकि लोग तो फिर भी गए हैं जब ये चीजें चल रही थी। लोग फिर भी इधर से उधर, उधर से इधर, बिजनेसमैन से लेकर हर कोई जा रहा था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कनाडा ने कोई फिल्टर लगाया इन चीजों को लेकर कि हाँ, हमें ऐसा ही बंदा चाहिए? सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंस्टीट्यूशंस के अपने फिल्टराइजेशंस हैं, उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से रखा है। लेकिन अगर हम जनरलाइज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जनरलाइज रिक्वायरमेंट्स तो ये भी बोलती है कि क्या 45% वाला बच्चा भी कनाडा अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर डीएलआई ने एक एलओए इशू करके दिया तो दैट मींस एक डीएलआई ने उसको होस्ट कर लिया कि वो अप्लाई कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि क्या जब उसने अपनी फाइलिंग करी, हो सकता है सर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसका ग्रेड 12 में परसेंटेज डिप हो गया हो, लेकिन ग्रेड 10 और ग्रेड 11 में तो परसेंटेज अच्छा होगा। तो इसी मद्देनजर मैंने आपको ये चीज बताई कि क्या उसने उस चीज को जस्टिफिकेशन दिया है हाई कमीशन को, क्या उसने ये चीजें बताई हैं, या वो जो प्रोग्राम करने जा रहा है क्या उसमें उसकी उन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट आएगी जिसमें उसकी स्टडी जो प्रोग्राम्स हैं, वो क्या स्टडी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो लो हैं? अगर वो लो हैं तो वो उस प्रोग्राम को करेगा कैसे? तो ये रिफ्यूजल के कारण बनते हैं। हम एसओपी को भी लेकर चले इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं तो ये चीज स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि अगर हमने एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन हाई कमीशन को दिया है, उसमें हम सिर्फ यही ना बताएं कि मैंने अपनी स्टडी इंडिया में कहाँ से की है और मेरे इतने ग्रेड्स हैं, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है। नो, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जा ही रही है, लेकिन आप अपना एक पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन ये दे कि आपको वहां पे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में क्यों जाना है, इस पर्टिकुलर कंट्री में क्यों जाना है, आपको यहां से जाने का वहां बेनिफिट क्या है, क्या ये सेम प्रोग्राम आपकी होम कंट्री में नहीं मिल रहा है, क्या ये यूनिक है, ये सिर्फ उसी कंट्री में मिल रहा है, और उसको करने के बाद आप में क्या एनहांस स्किल्स आएंगे जिसकी वजह से आपको हाई कमीशन अप्रूवल दे।
और मास्टर्स के लिए भी क्या ऑप्शन है, उनके लिए भी चीजें वेरी करती हैं? सर मास्टर्स डिग्री जिन बच्चों ने करना है, जो ग्रेजुएट है ऑलरेडी, वो पहले से रिसर्च करके बैठते हैं, लेकिन मास्टर्स कनाडा में लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्पिटिटिव इसलिए है बिकॉज वहां पे एक तो आपके ग्रेड्स चेक होते हैं कि आपका मिनिमम 70%, अगर आपको एक हाईली रैंक यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है तो आपको अपना जीपीए इतना मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी पीजी डिप्स ग्रेजुएट सर्टिफिकेट से हाई है कि आपको ओवरऑल 7 भी मेंटेन करना है। कहीं पे आपका पीटी का रिक्वायरमेंट भी 67 से ऊपर है, या फिर आपको एडिशनल एग्जामिनेशंस देने जाने को बोला जा रहा है, जहाँ पे जीआरई है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, या जीमैट है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो मैनेजमेंट या फिर अगर आपको इंजीनियरिंग के किसी भी मास्टर्स में अगर कनाडा अप्लाई करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज में डिफर करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एलओआर्स भी रेडी रखने पड़ेंगे, लेटर ऑफ रेफरेंसेस। आपको स्टडी का आपको एक्सप्लेनेशन लेटर देना है, वो आपको सिर्फ हाई कमीशन को नहीं देना है, वो आपको यूनिवर्सिटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो वो भी पूछेंगे कि व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, बिकॉज अगर आपको एमबीए कनाडा में करना है तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज दे रही है, लेकिन आप मेरे पास ही क्यों पढ़ना चाहते हो? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का भी जो रोल है ना, इस कारण से चीजें रेक्टिफाई हो रही है, हर एक चीज चेक हो रही है। इसलिए हम भी कहेंगे आप एजेंट अपना इमिग्रेशन ऑफिसर अच्छा चूज करें जो आपको सही गाइड करे। ठीक है, कई लोग फोर्स भी करते हैं कि नहीं लगा दो, ऐसा नहीं करना। यानी आप कह रही हैं कि जो आप जिस चीज में जाना चाहते हैं, जो आपने किया है वही आप करें, तो चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे अब ये समझाएं, लोग कह रहे हैं ठीक है मास्टर के लिए आप तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भेज देंगे, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने हवा बना रखा है, सीट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। सर सीट्स कम नहीं है, मास्टर्स में अर्ली इनटेक्स हैं। अगर आज भी हम लोग इस मंथ में, मई मंथ में बैठ के सितंबर की बात करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी सीट्स वेट लिस्टेड हो गई हो मास्टर्स के लिए, बिकॉज उनकी बहुत अर्ली डेडलाइंस होती हैं, बिकॉज प्रोसेस इज वेरी लेंथी। ऑफर लेटर देने में ही अगर आपको एक यूनिवर्सिटी 6 to 8 वीक्स का टाइम देगी, तो आप लगाओ कि 8 वीक्स में अगर आपको ऑफर लेटर आएगा, आप किस टाइम पे डिपॉजिट देंगे, फिर अपना जीआईसी वाला फॉर्मेलिटी करेंगे और अदर फॉर्मेलिटीज के बाद अपना लॉजमेंट करेंगे। तो हो सकता है कि आपका जो इंटेक है वो हो सकता है मिस हो जाए। तो अर्ली इनटेक्स हैं, जितना जल्दी प्रायर 6 मंथ्स पहले आप अपना प्रेपरेशन स्टार्ट रखें। आज ही अगर आपने प्रोसेस करना है तो सितंबर इनटेक टारगेट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जनवरी एज अ बैकअप भी लेके चलें। तो अर्ली इनटेक्स हैं, सीट्स की अनअवेलेबिलिटी नहीं है, थोड़ी सी मिस गाइडेंस है स्टूडेंट्स को। आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जरूर रेफर करें, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं, वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्लिक करें और उस पे अपना कंट्री भी चूज करें, आपका नेशनैलिटी क्या है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स वहां पे वेलकम हो रहे हैं। तो आप अपनी डेडलाइन जरूर चेक करें, डेडलाइन चेक करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करें। पैल कितने दिनों में आएगा, ये क्लियर कट बताएं। सर पैल का क्या है, देखिए मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि उनको पैल लेना ही नहीं, बिकॉज वो कैपिंग के अंडर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की बात करें तो पैल एलोकेशंस डिफरेंट प्रोविंसेस को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं। और पैल जैसे ही आप अपना डिपॉजिट देंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस मिनिमम डिपॉजिट पे दे रहे हैं, कुछ फुल डिपॉजिट्स पे दे रहे हैं, तो विद इन 1 वीक पैल्स आज की डेट में रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिमरन मैम ने समझाया आपको किस तरीके से चीजें आसान है। रिफ्यूजल केस वाले भी अब वीजा ले सकते हैं, सिर्फ चीजें उलझा रखी हैं लोगों ने, लेकिन सही जगह पर आए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सही जगह पर होना जरूरी है अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है। नमस्कार।